अगर आप लैरावेल में सिंपल फाइल अपलोड कर रहे हैं, सिंपल स्टोरेज कर रहे हैं और इमेज को सेव कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो रियल वर्ल्ड सिस्टम है इसे देख के आप शॉक हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों लैरावेल का जो लार्ज प्रोजेक्ट होता है उसमें हमें बहुत सारे चैलेंज मिलते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेंगी, इसके बाद आपको सीडीएन डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद दोस्तों आपको सिक्योर स्टोरेज देखने को मिलेंगे और आपको थाउजेंड ऑफ फाइलें अपलोड करने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को हमें प्रोफेशनल लेवल पे हैंडल करना पड़ता है। और आज मैं आपको बताऊंगा लैरावेल में फाइल एंड मीडिया मैनेजमेंट के बारे में, बेसिक अपलोड वर्सेस रियल मीडिया सिस्टम। दोस्तों जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉर्मली अपलोड करते हैं और रैंडमली फाइल का नाम रखते हैं, स्टोरेज को भी आप नॉर्मली ही यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पे रियल प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज मिलेगी। सबसे पहले तो जो ये स्टोरेज होता है, स्टोरेज पूरा सिक्योर मिलेगा। स्टोरेज की सिक्योरिटी बहुत ही प्रोफेशनल लेवल से बनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों आपका जो इमेज होगा, इमेज को पूरा ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। इमेज को डायरेक्टली अपलोड नहीं किया जाता, उसको पहले अपलोड के केस में ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पे सीडीएन भी देखने को मिलेगी। सीडीएन पे भी बहुत ही ज़्यादा काम होता है। वहाँ पे सीडीएन के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमें मीडिया मैनेजमेंट के केस में हमें करना पड़ता है। और दोस्तों सिर्फ फाइल को अपलोड करना ही मीडिया मैनेजमेंट नहीं होता। मीडिया मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम प्रोफेशनल लेवल पे एक एक चीज़ पे ध्यान दें और एक एक चीज़ को समझ के हम उसको करें, तो उसको कहते हैं दोस्तों मीडिया मैनेजमेंट। फाइल स्टोरेज आर्किटेक्चर। दोस्तों लैरावेल में जब हम लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता है और डायनेमिक प्रोजेक्ट होता है, तो दोस्तों उस केस में हम फाइल को डायरेक्टली अपलोड नहीं करते। हम फाइल को किसी पब्लिक फोल्डर में अपलोड नहीं करते। हम अपलोड के केस में फाइल के लिए हम एक स्टोरेज का फोल्डर हमें मिलता है। लैरावेल में आपको डिफ़ॉल्ट आपको फोल्डर मिलेगा स्टोरेज का। उस स्टोरेज के फोल्डर में हमें हर डायरेक्टरी को डिफाइन करनी पड़ती है। यानी कि अगर हम यूज़र के लिए कुछ अपलोड करा रहे हैं, कोई भी मीडिया या कोई भी फाइल अपलोड करा रहे हैं, तो हमें एक यूज़र का अलग फोल्डर बनाना होता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम एडमिन के लिए कुछ करा रहे हैं तो एडमिन का हमारे लिए अलग फोल्डर होता है। उसके बाद अगर सपोज अगर हमारे उसमें कोई सब एडमिन है तो उसका अलग फोल्डर होता है। अगर कोई काउंसलर है, काउंसलर का अलग फोल्डर होता है। यानी कि दोस्तों जितने भी रोल है हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो सारे रोल के हिसाब से हम उसका अलग फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के बाद दोस्तों उसके अंदर भी हमें मैनेजमेंट रखना पड़ता है। यानी कि अगर जैसे यूज़र है, यूज़र के पास और भी चीज़ है, यूज़र की से हम मल्टीपल चीज़ें स्टोरेज करा रहे हैं, तो उस केस में हम यूज़र के अंदर भी अपने स्टोरेज के अकॉर्डिंग हम फोल्डर को क्रिएट करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो फाइलें हैं, ये जो फाइल जब वहाँ पे स्टोर होती है, तो दोस्तों फाइल को भी हम जो स्टोर कराते हैं वो हम लैरावेल के ही जो स्टोरेज का जो आपका जो एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन को यूज़ करते हैं और उस फंक्शन से हम स्टोरेज कराते हैं। बाकायदा हम एक डायनेमिक उसको नाम देते हैं। वो नाम हमारे यूज़र के अकॉर्डिंग चलता है। हम रैंडमली कुछ भी नहीं देते और उसके बाद फिर हम उसको यूनिक करने के लिए एक कुछ ना कुछ वहाँ पे हम यूनिक की देते हैं। यानी कि जैसे टाइम हो गया है या फिर हम रैंडम यूनिक कुछ बना लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें देते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरेज का जो आर्किटेक्चर है, इसको हमें बहुत ही स्मूथली देखना पड़ता है, बहुत ही समझ के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम कोई सी भी फाइल कहीं पे भी अपलोड कर दिया, कुछ भी चीज़ हमने कहीं पे भी उसको स्टोर कर दिया, तो उसके इसमें क्या होगा दोस्तों, जब आपका प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो आपके प्रोजेक्ट बनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा मीडिया कहाँ से आ रहा है, कौन सा मीडिया कहाँ स्टोर करना है। जब आपको स्टोरेज की बात आएगी, जब आपको कोई चीज़ अपलोड करानी होगी, तो आप खुद कंफ्यूज हो गए कि कहाँ पे अपलोड कराना है। और अगर आप कहीं पे कॉल भी करा रहे होंगे तो कॉल कराने में भी आपको कन्फ्यूजन होगी। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको आर्किटेक्चर बताया स्टोरेज का, ये आर्किटेक्चर को देख के ही आप स्टोरेज पे काम करें। और सबसे मेन बात मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि पब्लिक पे कुछ नहीं जाते हैं। जब हम कोई भी चीज़ डायनेमिक करते हैं, अगर आप स्टैटिक रख रहे हो तो स्टैटिक आप पब्लिक पर रख सकते हो, लेकिन अगर आप कोई भी मीडिया या कोई भी फाइल आप डायनेमिक अपलोड कर रहे हो, तो डायनेमिक के केस में दोस्तों वो आपका स्टोरेज के फोल्डर में ही जाता है। वो स्टोरेज का फोल्डर लैरावेल का आपका डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी फाइल अपलोड करते हो या कोई भी मीडिया अपलोड करते हो लैरावेल में, तो दोस्तों आप इस आर्किटेक्चर का हमेशा ध्यान रखें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी प्रोफेशनल लगेगा। कोई
थर्ड पर्सन अगर आपके प्रोजेक्ट में आएगा, तो कोई थर्ड पर्सन डेवलपर अगर आपके प्रोजेक्ट में आएगा, तो वो आपके प्रोजेक्ट को इजीली समझ जाएगा, उसको समझ में आ रहा है कौन सा मीडिया कहाँ से और कैसे आ रहा है। इमेज एंड मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, अगर मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी वेबसाइट स्लो हो सकती है, एपीआई का रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो सर्वर है, हमारे सर्वर क्विकली फील हो सकता है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें इमेज को पूरा ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों। सबसे पहले तो जो इमेज है, जब से हम जो इमेज अपलोड करते हैं, तो दोस्तों हमें इमेज में कंप्रेसर की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम इमेज को कंप्रेस करते हैं। यानी कि अगर किसी ने हैवी इमेज अपलोड किया है तो वो इमेज कंप्रेस होकर जो हमारे वेब के लिए होती है वो कंप्रेस होकर उस में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें इमेज का साइज भी देखना पड़ता है कि हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन सी कितने साइज की नीड है हमारे इमेज को। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिर हम इमेज का साइज को भी मेंटेन करते हैं। इमेज की जो साइज होती है उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारे जो वेबसाइट होती है उसमें बहुत सारी जगह पे आपको थंबनेल देखने को मिलेगा, तो हमें दोस्तों थंबनेल के लिए भी अलग इमेज स्टोरेज करना पड़ता है। एक ही अपलोड में ये सारी चीज़ें हो रही होती है, ऐसा नहीं कि आपको बार बार अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बार अपलोड होता है तो ये सारी चीज़ें एक साथ हैंडल हो रही होती है। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि जैसे हम जो इमेज अपलोड कर रहे होते हैं, तो इमेज अपलोड के केस में दोस्तों हमें इमेज का जो फाइल है वो फाइल को हमें वेबपी यूज़ करना होता है। वेबपी दोस्तों आज के टाइम में वेबपी जो है वो चल रहा है, और ये वेबपी जो है वो फाइल का फॉर्मेट है। तो ये वेबपी क्या करता है दोस्तों, ये आपके इमेज को और ज़्यादा लाइट बना देता है। मतलब कि आप ये स्पेशल वेब के लिए, ये स्पेशल आपके ऐप के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि आपके इमेज को उतना ज़्यादा लाइट बना देगा कि आपकी इमेज क्विकली रिस्पॉन्स हो जाएगी, क्विकली ओपन हो जाएगी और वेबसाइट में कोई लोड भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप लेजी लोडर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी अगर आप इमेज शो करा रहे हैं तो वहाँ पे आप लेजी लोडर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे वेबसाइट तो पूरा ओपन हो जाएगी, लेकिन इमेज है वो एक लोडिंग के साथ ओपन होगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी वेबसाइट रुकेगी नहीं। यानी कि आगे के जो सेक्शन होते हैं वो ओपन होने में वेट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे, क्विकली वो ओपन हो जाएंगे। आज यहाँ पे इमेज में थोड़ा बहुत टाइम लगना है, 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी टाइम लगना है वो एक लोडर के साथ हो जाएगा। तो ये लेजी लोडर का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम किसी लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सीडीएन एंड क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों जब हमारा प्रोजेक्ट लार्ज होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा मीडिया की नीड होती है, यानी कि जैसे सपोज अगर हम ई कॉमर्स का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे हर प्रोडक्ट के आपको सैकड़ों इमेजेस भी मिल सकती है। दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है, फिर हमारे जो इमेजेस का जो स्टोरेज है वो बहुत ही जल्दी फील होने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारे स्टोरेज भी खत्म हो सकता है। तो दोस्तों इस केस के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, वो इमेज के लिए जो हमारा जो लोकल सर्वर चल रहा होता है, हमारा जो सर्वर में पूरा जो एप्लीकेशन चल रहा होता है उसको यूज नहीं करती है, उसमें सिर्फ ऐप ही यूज होता है। और इमेज के लिए वो अलग से स्टोरेज लेती है, अलग से एक सर्वर लेती है। जैसे AWS का स्टोरेज हो गया, AWS का जो सर्वर है उस स्टोरेज के लिए वो उसको भी ले सकती है, या फिर आपका क्लाउड सीडीएन होता है स्टोरेज के लिए, उसको भी ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें हम इमेज को अलग से स्टोरेज कराते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे सर्वर स्लो नहीं होता है, और कोई भी यूजर हमारे ऐप में आता है तो उसको ऐप भी स्लो नहीं होता है, क्योंकि इमेज का रोल वो दूसरा सर्वर कर रहा होता है, हमारा सर्वर नहीं कर रहा होता। हमारे सर्वर का जो काम हो रहा होता है वो सिर्फ हमारे एप्लीकेशन को रेंडर कराने के लिए होता है। तो दोस्तों अगर आपके ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ही लाख प्लस इमेजेस यूज होने हैं, बहुत सारे इमेजेस आने हैं, तो ऐसे केस में आप थर्ड पार्टी सर्वर यूज कर सकते हैं, AWS से या क्लाउड सीडीएन जैसे सर्वर को आप यूज कर सकते हैं। मीडिया सिक्योरिटी। दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप फाइल अपलोड करते हो तो आपको सिक्योरिटी का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। दोस्तों जब हम
जब भी आप फाइल अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको फाइल के टाइप के बारे में जरूर देखना है। ये जो माइम टाइप होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जब हम फाइल अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमें मेंशन करना होता है कि यहाँ से कौन सी फाइल अपलोड हुई है, कौन सी फाइल की फॉर्मेट अपलोड हुई है। यानी कि अगर आप पीडीएफ अपलोड कराना चाहते हैं तो वहाँ पे टाइप पे सिर्फ पीडीएफ रखें, या फिर अगर आप पीडीएफ डॉक्स दोनों अपलोड कराना चाहते हैं तो आप फाइल के टाइप में उन दोनों को रखें। अगर आप जेपीजी पीएनजी जो भी आप अपलोड कराते हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पे फाइल का टाइप मेंशन करना बहुत जरूरी है। और रिटर्न में आपको एक मैसेज भी शो कराना होता है। यानी कि अगर किसी ने सपोज करो आपने वहाँ पे पीएनजी का ऑप्शन नहीं रखा है, सिर्फ जेपीजी का ऑप्शन रखा है और किसी ने पीएनजी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पे आपको रिटर्न में शो कराना है कि आपको सिर्फ जेपीजी ही अपलोड करना है। या फिर अगर आप कहीं पे कोई रिज्यूम ले रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट ले रहे हो और वहाँ पे आप सिर्फ चाह रहे हो कि पीडीएफ ही अपलोड हो, तो वहाँ पे भी आपको एक रिटर्न में मैसेज कराने हैं कि यहाँ से सिर्फ पीडीएफ को ही अपलोड करना है और कोई फाइल अपलोड नहीं होगी। यानी कि कोई अगर डॉक्स की फाइल डालता है या कोई भी फाइल ऐसा डालता है, कोई अदर फॉर्मेट डालते हो, तो वहाँ पे एक मैसेज भी रिटर्न कराना होता है। लेकिन दोस्तों सबसे मेन पॉइंट है कि आपको फाइल का जो फॉर्मेट है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको मेंशन नहीं किया तो दोस्तों आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैक भी हो सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आपका जो स्टोरेज है उसको भी आपको सिक्योर रखना है। आप जैसे आपका जो इमेज का जो यूआरएल होता है वो आपका साइन यूआरएल होना चाहिए। यानी कि जब साइन इन करेगा तभी वो यूआरएल जो होगा वो रन करेगा। यानी कि अगर आप जैसे कोई ऐसी इमेज है जो साइन इन करने के बाद ही ओपन होती है तो वो उस इमेज को बिना साइन इन करे कोई ओपन ना कर पाए। तो उसके लिए आपको दोस्तों आपको साइन वाला यूआरएल का जो एक प्रोग्रामिंग है वो आपको लगानी पड़ती है। तो दोस्तों सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इन सारी चीज़ों का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सिक्योरिटी के केस में जब भी हम फाइल अपलोड कराते हैं फाइल को पूरा अच्छे से हमें चेक करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमें फाइल का वायरस भी चेक करना होता है कि फाइल में कोई वायरस तो नहीं है। अगर कोई वायरस है तो हम फाइल को वहीं पर रोक देते हैं, हम फाइल को अपलोड नहीं होने देते। इसी तरीके से अगर गलत फॉर्मेट है वहाँ पर भी हम रोक देते। उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो फाइल का जो स्टोरेज होता है, फाइल का जो साइज होता है वो साइज पे भी आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। यानी कि आप चाहते हो भाई कोई भी यूज़र जो 2 MB से ऊपर या 5 MB से ऊपर अपलोड ना कर सके। तो कभी कभी क्या होता है कि यूज़र बहुत हैवी फाइल अपलोड कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा सर्वर बिना मतलब के हैवी होना शुरू हो जाता है, फिर ना मतलब के वो भर जाता है। तो उस केस में भी आप दोस्तों एक फाइल साइज की जो सिक्योरिटी है वो लगा सकते हो। उसमें क्या होगा, अगर कोई भी हैवी फाइल अपलोड करेगा तो उसको एक रिटर्न मैसेज मिल जाएगा कि ये हम इससे ऊपर की फाइल नहीं लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ पे ध्यान रखना। दोस्तों आप जब सिक्योरिटी लगाते हो सिक्योरिटी में आप रिटर्न मैसेज जरूर रखना। अगर आप रिटर्न मैसेज नहीं रखोगे तो उस केस में क्या होगा, यूज़र अगर गलत फाइल अपलोड करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं ये जो मैंने आपको सिक्योरिटी की बात बोली है इस पर मेरा एक लाइव एक्सपीरियंस भी है जिसको मैंने फेस किया है। दोस्तों एक प्रोजेक्ट पे मेरे एक जूनियर ने काम किया था, मेरे एक एम्प्लॉय ने काम किया था एक प्रोजेक्ट पे। उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं था, उस टाइम मैं आउट ऑफ स्टेशन था किसी ज़रूरी काम से। तो वो अर्जेंटली बनना था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसमें अपलोडिंग का एक फ़ीचर बनाना था। वो फ़ीचर इन्होंने बना दिया था, बनाने के बाद उन्होंने लाइव भी कर दिया था। उसको मैं उस टाइम चेक नहीं कर पाया और उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने सिक्योरिटी यूज़ नहीं करी थी। जो मैं आपको जिस सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो सिक्योरिटी पे उन्होंने फोकस नहीं किया और उन्होंने पूरा का पूरा फ्यूचर बना के उसको लाइव कर दिया। और दोस्तों आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण मैंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे क्लाइंट की वेबसाइट पे किसी ने अटैक किया, बहुत बड़े लेवल पे अटैक किया था। वो तो शुक्र है कि मैंने उसको देख लिया, मैंने उस पर फ़ौरन उस पर नोटिस किया और क्लाइंट को पता चलने से पहले पहले मैंने उस अटैकिंग को रोका। और अटैकिंग को रोकने के बाद मैं उस पर जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को मैं फाइंड किया। फाइंड करने के बाद मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए, सारे हिस्ट्री चेक किया, तब मेरे को समझ में आया है कि इसमें फाइल अपलोड का कहीं ना कहीं पे कुछ है। और यहाँ तक कि मैंने जो हैक कर रहे थे उस हैकिंग से मेरे को ऑलमोस्ट समझ में आ गया था। फिर मैंने अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। तो फिर दोस्तों मैंने उस पर फिर दोबारा से उसको सिक्योरिटी लगाया और उसको रीलाइव किया। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम से
मैं ऑलरेडी मैंने प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ दूसरे के केस में, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं निकल गया। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग नहीं निकल पाते, कभी कभी ऐसा वायरस आ जाता है कि आपका पूरा सर्वर को डाउन कर देता है। उस केस में क्या होता है, आपको पूरा सर्वर फॉर्मेट मारना पड़ता है, यानी कि अगर आपके और भी एप्लीकेशन चल रहे उन एप्लीकेशन में भी खतरा आ जाता है। तो दोस्तों मीडिया की सिक्योरिटी का ध्यान रखें, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी फाइल को अपलोड कराते हो तो। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग, दोस्तों जब हम कोई हैवी फाइल अपलोड कर रहे होते हैं जिसको अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, 1 मिनट भी लग सकते हैं, 2 मिनट भी लग सकते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं या फिर हम कोई फाइल ही अपलोड कर रहे होते हैं या कोई जिप फाइल अपलोड करवा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हम अगर अपलोड करवा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर पे और वो हैवी है, चाहे वो इमेज ही क्यों ना हो, तो दोस्तों उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें इन सारे टास्क को बैकग्राउंड में रन करना पड़ता है। और बैकग्राउंड में रन करने के लिए हम क्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं। दोस्तों क्यू सिस्टम के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप इस सीरीज में उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीज़ बताया क्यू सिस्टम का क्या रोल है। तो दोस्तों आप क्यू सिस्टम को यूज़ करना है जब आपका कोई भी फाइल जो होती है वो हैवी होती है, तो उसको आपको बैकग्राउंड पर रन कराना होता है, तो उसके लिए हम क्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्यू सिस्टम के बारे में भी आप देखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं आपके आपके मीडिया को स्मूथ बनाने के लिए, आपके एप्लीकेशन को स्मूथ बनाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो यूज़र होगा, यूज़र को वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे अपलोड कर देते तो अपलोड करने के बाद वो बैकग्राउंड पे चल रहा होता है और यूज़र को एक साइड में आप एक बैकग्राउंड का प्रोसेस भी बता सकते हैं कि बैकग्राउंड में इतना परसेंट अपलोड हो गया, उसके बाद वो आपके ऐप को स्मूथली यूज़ भी कर सकता है, उसको और भी कहीं कुछ यूज़ करना वो भी यूज़ कर सकता है। तो आप क्यू सिस्टम का यूज़ करें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए। एआई मीडिया अपलोड, दोस्तों जब हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं उसमें अगर आपको एआई यूज़ करना है तो दोस्तों आप एआई बहुत सारी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। आप एआई का हेल्प हर जगह ले सकते हैं, जैसे अगर आपको सिक्योरिटी को से रिलेटेड आप एआई से सजेशन लेना चाहते हैं, आप उससे सजेशन ले सकते हो, या फिर आप स्टोरेज को लेके आपको सजेशन लेना चाहते हैं, आप उसके लिए भी आप सजेशन ले सकते हैं, या फिर अगर आपका कहीं पे बग आ रहा है तो डीबगिंग के लिए आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी आपको जहाँ पे भी अगर आपको एआई का इस केस में आपको सजेशन लेना है तो आप सजेशन ले सकते हो। आप एआई के लिए बहुत सारे जो एआई के टूल्स है आप उनको यूज़ कर सकते हो, या जैसे कि अगर आप आउटसोर्स में यूज़ कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इनबिल्ड अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहते हो तो दोस्तों आप को पायलट को यूज़ कर सकते हो, गिटहब का जो को पायलट आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोऑर्डिनेटर को भी आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे जो एआई के टूल्स है आप उनको यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो काम करने का जो तरीका है वो और भी स्मूथ हो जाएगा और आपका टाइम और भी ज़्यादा सेव होगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, एआई को ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है, एआई को समझ के यूज़ करना है, यानी कि अगर आपको उसका सजेशन समझ में आता है तो आप उसको यूज़ कीजिए, नहीं आता है तो आप अपना प्रॉम्प्ट चेंज कीजिए और वो उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है। आप एआई को डिसीजन मेकर मत बनाना, डिसीजन मेकर आप ही बनोगे। आप एआई को सिर्फ एक सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। लैरावेल मीडिया इन प्रोडक्शन मोड, दोस्तों जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उसमें जो इमेजेस होती है वो डायनेमिक होती है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, हम लोकल पे तो उसको स्टोरेज करके लिंक करा लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब हम इसको प्रोडक्शन में डालते हैं तो दोस्तों इसका रोल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप लैरावेल के प्रोजेक्ट को, डायनेमिक प्रोजेक्ट को अगर आप प्रोडक्शन पे डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको इमेजेस शो नहीं होंगी, वहाँ पे आपको इमेजेस का आप यूआरएल भी सही डालोगे तो वो आपको शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे हमें इमेज को लिंक कराना होता है। और दोस्तों बहुत सारे डेवलपर हैं, चाहे मैं अगर सीनियर डेवलपर की बात करूँ, अगर मैं उनकी भी बात करूँ तो दोस्तों वो भी इस चीज़ में कभी कभी फेल हो जाते हैं और उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप लैरावेल के प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन मोड में डाल के और जो डायनेमिक इमेज है उसको आप अच्छे से आप उसको रिस्पॉन्स करा दो। तो दोस्तों यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल है हमारे डेवलपमेंट का। तो दोस्तों जैसे ही अगर आप लैरावेल पे अगर आप प्रोडक्शन पे जाते हो तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपका जो सर्वर है, आपके सर्वर के अंदर एसएसएच होना बहुत जरूरी है, टर्मिनल होना बहुत जरूरी है। अगर आपके सर्वर में टर्मिनल नहीं है
तो आप लैरावेल का डायनेमिक प्रोजेक्ट को आप कभी रन ही नहीं करा सकते हो। आप उसको जो स्टैटिक प्रोजेक्ट है उसको तो आप चला लोगे, लेकिन जो डायनेमिक है उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि दोस्तों डायनेमिक के केस में क्या होता है, हम जो लैरावेल का जो फोल्डर होता है, हमारा जो लैरावेल का जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर हम अलग जगह रखते हैं। हम एक तरीके से उसको अलग छिपा के रखते हैं, ताकि हमारे उस पर सिक्योरिटी पे कोई वो ना है। सिक्योरिटी के पर्पज से हम उस पूरे फोल्डर को अलग रखते हैं। और जो हमारा जो पब्लिक फोल्डर होता है हमारे सर्वर पे, हम पब्लिक में सिर्फ पब्लिक का ही कुछ फाइलें रखते हैं। मुश्किल से 4-5 फाइलें होती है पब्लिक की, और अगर जो स्टैटिक इमेज है वो इमेजेस होती है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, हम जो हमारे इंडेक्सी फाइल है, इंडेक्सी फाइल से हम अपने फोल्डर का रूट को लिंक कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो हमारा लिंक हो जाता है, यहाँ से तो ये सब सही चल रहा होता है, रूट हमारा लिंक हो जाता है, हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन हो जाता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ इसे कराने से आपकी इमेज शो नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों मेन होता है कि हमें स्टोरेज को लिंक कराना होता है, जिसके लिए हमें एक SSH में एक कमांड चलानी होती है, जिसमें क्या होता है कि एक हमें होता है फ्रॉम, कि हमें कहाँ से स्टोरेज को लेना है। तो हम फ्रॉम का जो हमारा URL का जो एड्रेस होता है, जो लोकेशन होता है, वो लोकेशन डालता है, और एक होता है टू, कि हमें कहाँ पे करना है। तो हम टू में हम अपने पब्लिक का डालते हैं, फ्रॉम में हमारा जो प्रोजेक्ट का स्टोरेज होता है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को रखे वो वाला लिंक डालते हैं, और टू में हमारा पब्लिक का होता है। तो जो पब्लिक का जहाँ पे हमारा फोल्डर होता है वहाँ पे हम टू का वो करते हैं। उसके बाद हम उसको सही तरीके से राइट करके, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो अगर आप कभी इस चीज़ को कर रहे हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उसको सही तरीके से हम राइट करके उसको एंटर करते हैं और उसको लिंक कराते हैं। जैसे हम एंटर करते हैं वो लिंक हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको पब्लिक के फोल्डर में, आपको जो पब्लिक का फोल्डर है उसमें आपको एक शॉर्टकट फोल्डर देखने को मिलेगा, वो रहेगा स्टोरेज। तो दोस्तों ये शॉर्टकट फोल्डर क्या करता है, ये फोल्डर आपके जो स्टोरेज का, जो लैरावेल का जो स्ट्रक्चर में जो स्टोरेज का जो फोल्डर है उसको लिंक करा देता है आपके पब्लिक से। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसको आर्टिशन से भी करा सकते हैं, लेकिन आर्टिशन से कभी कभी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आपको आर्टिशन रन कराना बहुत चैलेंज का काम हो जाता है आपके सर्वर पर। तो जो मैंने आपको तरीका बताया ये आपके लिए ज़्यादा स्मूथ होगा, ज़्यादा आपके लिए फ्रेंडली होगा। तो दोस्तों अगर आप प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट में जो आपका जो स्टोरेज का फोल्डर है उसको लिंक कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे डेवलपर ऐसा नहीं कर पाते और उनको लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट में इमेज क्यों नहीं आ रही है। तो इमेज नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम लिंक नहीं कराते। तो आपको लिंक कराना जरूरी है, और जिसके लिए आपको टर्मिनल SSH की नीड पड़ती है। दोस्तों मैंने भी काफ़ी प्रोजेक्ट बनाए लैरावेल में, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए, छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए, और उसमें मैंने मीडिया मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है, सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा मैंने ध्यान रखा है। तो दोस्तों मैंने जितने भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें मैंने सब, हर चाहे छोटा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मैंने सिक्योरिटी का जरूर ध्यान रखा है, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करूँगा तो वो प्रोजेक्ट कभी भी हैक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो बड़े प्रोजेक्ट बनाया उन बड़े प्रोजेक्ट पे भी मैंने जो इमेज का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसको मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया है। आप मेरे प्रोजेक्ट में अगर कोई इमेज आप अपलोड कीजिएगा तो दोस्तों आप चाहे 5 MB की इमेज अपलोड करोगे, वो इमेज सीधा आपकी KB में बन जाएगी। वो इमेज आपकी 4 KB, 5 KB, 10 KB की आपकी इमेज होगी, और वो इमेज का जो फॉर्मेट है वो WebP पे जाएगा। तो दोस्तों मैं जब भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, चाहे मैं लैरावेल में बनाऊँ या मैं किसी और फ्रेमवर्क में बनाऊँ, मैं दोस्तों इन सारी चीज़ों का पूरा ध्यान रखता हूँ कि जो इमेजेस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हो सके, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट जो हैवी होती है उसमें उसमें हमारा 80% रोल इमेज का होता है। 80% जो हैवी होती है वो इमेज की वजह से होती है। तो दोस्तों हमें मीडिया पे पूरा फोकस करना होता है। तो मैं मीडिया का पूरा ध्यान रखता हूँ। मैं मीडिया पे एक एक चीज़ पे नज़र रखता हूँ कि फ्यूचर में मीडिया की वजह से हमारी वेबसाइट स्लो ना हो। और दोस्तों अगर आपने मीडिया पे पूरा ध्यान रखा, हर चीज़ को अच्छे से किया, उसका आर्किटेक्चर से लेकर सब चीज़ से लेकर, तो दोस्तों आप समझ लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट 80% तो फास्ट ऐसे ही हो जाना है। उसके बाद बाकी चीज़ों पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपका प्रोजेक्ट हर उस पर फास्ट होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।